नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव सामने हैं। हम कई तरह से इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, कुछ अटकलें लगाते हैं, कुछ जानकार लोगों से बातें करते हैं, कुछ कहीं से कोई भीतरी जानकारी मिल जाती है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ये छत्तीसगढ़ के एक बड़े पुराने जानकार छत्तीसगढ़ के बाशिंदे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों ही जगहों पर उन्होंने बरसों तक राजभवन में काम किया है। छत्तीसगढ़ का राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनाव करवाता है, उसके आयुक्त तो वो शायद 6 बरस तक छतक रहे हैं। वो उन्होंने यहाँ के चुनाव करवाए हुए हैं। इसके अलावा वो बहुत सारे चैनलों पे पहले मीडिया का विश्लेषण करते थे, राजनीतिक विश्लेषण करते थे। धीरे धीरे उनका मेरा दोनों का चैनलों पे जाना कुछ कम हुआ है। आज हम बैठकर यहाँ पर सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक स्थिति है, आज चुनावी स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सुशील भाई, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका, और आप समय निकाल कर आए इस बातचीत के लिए। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि आपका जो YouTube वाला कार्यक्रम बहुत पॉपुलर रह रहा है जी, और लोगों को लगता है कि समझने के लिए, अपने आसपास के समझने के लिए जी आप एक सूत्र दे रहे हैं। चलिए, आपकी उदारता के लिए शुक्रिया। और मैं सुशील भाई आज चर्चा करना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जो शायद 2 महीने ही दूर रह गए हैं, अब करीब करीब 2 महीने में यहाँ पोलिंग का वक्त आ जाएगा शायद। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक दलों की हालत क्या है? एक नज़र में अगर देखें तो क्या दिखता है आपको? सुनील जी, छत्तीसगढ़ में इस समय बहुत ही दिलचस्प माहौल बन गया है। अच्छा। दिलचस्प माहौल यह है कि 15 बरस भाजपा सत्ता में रही और उसके बाद से लगभग 4.5 साल से सत्ता से बाहर है। और कांग्रेस जो 15 बरस सत्ता से बाहर थी, हाँ, वो बड़े जोश खरोश के साथ एक बड़े जनादेश के आधार पर सत्ता में आई। बड़ा जनादेश, बुलडोजर किस्म का था वो, और रोड रोलर जैसा। हाँ, और ऐसा कि कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी, इतनी सफलता मिल गई। बिल्कुल। अब 2 बातें देखी, एक तरफ तो 65 सीट की उम्मीद करने वाले 15 पे रुक गए, बिल्कुल। 50 की उम्मीद करने वाले 68 पे पहुंच गए। बिल्कुल। तो दो तरफ 2 एक्सट्रीमिटीज थी। हाँ, 2 एक्सट्रीमिटीज में लोग थे। एक का छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने और दूसरे के पांव तले की जमीन खिसक गई। हाँ। अब इसमें ये हुआ ये कि जो बीजेपी शौक में आई, बीजेपी शौक में आई, उस शौक के साथ एक तो 15 वर्ष में सत्ता में रहने को उसकी संघर्ष शक्ति वैसी हुई भोथरी हो गई थी। ठीक ठीक। खत्म नहीं कह रहा हूँ, हाँ। भोथरी हो गई थी। हाँ। और इधर 4.5 बरस में तो और भी। और कांग्रेस जो है, बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में उसने बड़े जोश खरोश के साथ किया और उसने एक बड़ी कोशिश ये की कि सत्ता को एक नया रूप देने की कोशिश की है। हाँ। पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अनुरूप योजनाओं को बनाने का काम किया। अन्यथा जोगी कहते थे अमीर धरती के गरीब लोग। इसका ठीक विपरीत किया है कि इस अमीर धरती के लोगों को गरीबी से ऊपर लाने की कोशिश की गई और काफी ऊपर लाने की, और 40 लाख का दावा कर रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन आ गया। और दूसरी बड़ी बात यह, जोगी जी कहते हैं कि दुनिया में जहाँ धान होता है वहाँ गरीबी रहती है। ये भी एक बदल गया। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वो दुनिया के कई देशों के नाम गिनाते थे कि राइस ग्रोविंग कंट्रीज जो हैं वो हमेशा गरीब रहती हैं। आज बड़ी बात यह है, ये जो धान उत्पादक राज्य है, जिसको कि धान का कटोरा कहा जा सकता है या धान का भंडार कहा जाए, धान का भंडार का, इस धान के आधार पर आज देश में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ प्रदेश बन गया है। दूसरा एक बड़ी बात है कि यहाँ पर, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, आप उसको चैलेंज मत करिए, कि बेरोजगारी 1% से कम, 0.1% या 0.4% है। ये आंकड़े कम से कम राज्य सरकार के नहीं हैं, ये केंद्र के आंकड़े। हम उसको चैलेंज नहीं करें। तो ये बड़ी बात हो गई। जी। पर एक दूसरी बड़ी बात है,
एक बड़ा विरोधाभास है, हाँ जिसको कहते हैं कि डाक्टोमी है, हाँ कि भाई साहब अभी भी हम गरीबी के पैमाने पर बहुत आगे हैं, गरीबी बहुत आगे है। हाँ। इसको ध्यान करिएगा। हाँ। बहरहाल इस राज्य की राजनीति के दो आधार हो गए, एक तो हो गया धान, जी, धान का आधार, दूसरा इस राज्य को सांस्कृतिक रूप से क्या है, हमको बहुत अच्छा या बुरा अनुभव है कि बाहर कोई छत्तीसगढ़ जानता ही नहीं था। हाँ। झारखंड जानते थे। छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली और अपनी राजनीतिक शैली के लिए पहली बार उसकी स्थापना हुई, ये पहचान। हाँ। जो इसको कहते हैं कि अस्मिता की पहचान बनी पहली बार, ये तो बड़ी बात है। और यही जबकि भूपेश बघेल के पहले के जो दो मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह, ये दोनों भी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे और दोनों भी छत्तीसगढ़ी बोलते थे। मैं डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनके घर भी गया था कवर्धा में। अपनी माँ से घर में वो छत्तीसगढ़ी में ही बात करते थे यहीं के दोनों लोग। लेकिन भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है, ये अभूतपूर्व है। उन्होंने दो काम और कर दिए। एक तो पहले तो छत्तीसगढ़ का राजगीत बना दिया, फिर छत्तीसगढ़ी महतारी को साकार कर दिया। अब कोशिश की गई कि भारत माता के सामने उसको आमने सामने लाया जाए, लेकिन उसमें भी छत्तीसगढ़ी महतारी की अपनी अलग पहचान बन गई। अब ये दो बातें ध्यान रखिए। मैं मानता हूँ इस चुनाव की सबसे बड़ी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ। एक तो धान की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, तीनों बोल रहा हूँ, बिल्कुल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा हमारी जो छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज त्योहार और छत्तीसगढ़ियावाद है, जिसको कि छत्तीसगढ़िया जगार कहते हैं। हाँ। जगार कहते हैं। ये दो चीज़ें आ गई। ये इसमें सब चीज़ें आ गई। जितनी न्याय की योजना मैं नहीं जानना चाहता सरकार की, जो 2500 न्याय की योजना, पर मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ी जगार के रूप में और छत्तीसगढ़ के धान की सामाजिक आर्थिक, चाहे फिर से गोबर की खरीदी हो, जो भी, हम उसमें नहीं जाएंगे, या पैसा देने के बाद, ये राजनीति और संस्कृति दो चीज़ों का था। और इन दो आधारों पर भाजपा अभी एक कमजोर विकेट में दिखाई दे रही है। कैसे कि ये तो कहती है हम 2600 में खरीदेंगे। हाँ। भाजपा के लिए बड़ा कठिन है। उनकी केंद्र की नीति के आधार पर बिल्कुल किसान आंदोलन हो चुका, वो एमएसपी बढ़ाने को तैयार नहीं है, एमएसपी तैयार नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं यहाँ हुई, जिससे कि ये सरकार कहती है कि हमने किसानों के हाथ में पैसा दिया जी, और उस पैसे के कारण हमारी अर्थव्यवस्था तेज हो गई। हाँ। देश में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। दूसरा, फिर फॉरेस्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, जो हमारे लघु वन उपज का इस्तेमाल किया और उससे आदिवासियों को पैसा दिया, आदिवासियों को वन अधिकार दिया, जल जंगल जमीन की बातें उन तक पहुंचाई, पेशा कानून को लागू करने के लिए नियम बना दिए, पेशा कानून 96 बना, उसके नियम बना दिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इनका सामना करने के लिए बीजेपी के सामने बड़ा कष्ट है, क्योंकि केंद्रीय उनकी संगठन जो है शायद उनको ये अवसर नहीं दे रहा है कि वो घोषणा करें कि हम भी 2600 से धान खरीदेंगे। वो विकेट पे खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं। वो छक्का चौका मारने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो केवल बॉल को फेस करके बैट से टच कर रहे हैं और फिर दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि दिल्ली नाराज तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा छत्तीसगढ़ीवाद की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से तीज त्यौहार सब बातें, फिर स्वामी आत्मानंद के नाम पे स्कूलों की जो बड़ी व्यवस्था ला दी गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, ये बड़ी बात हो गई कि इसका कोई सामना करने के लिए जवाब नहीं है। किंतु भाजपा ने एक दूसरा रूप बना लिया है कि यहाँ पे जो भी तथाकथित भ्रष्टाचार हुआ है, अब कांग्रेस तो अपने इन रचनात्मक और जिसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंड के आधार पर अपने आप को सामने ला रही है, और भाजपा केवल इस सरकार की कमजोरियों को या तथाकथित भ्रष्टाचार को या तथाकथित ओमिशन एंड कमीशंस को जो छूटे हुई हैं, जो कहते उन बातों को लेकर लगा रही। तो अब बात हो गई कि भाजपा का चुनाव जो है पूरा ऋणात्मकता पर आधारित है और कांग्रेस का चुनाव पूरी तौर पर धनात्मकता पर चल रहा है। लेकिन सुशील भाई एक चीज़ बताइए, जब कर्नाटक के चुनावी नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस ने ही घूम घूम के जगह जगह कहा कि हमने चुनाव के पहले से 40% भ्रष्टाचार को मामला बनाया था और उसका नतीजा निकला ये सरकार को जाना ही था, क्योंकि इसमें 40% कमीशन लिया जा रहा था।
तो भ्रष्टाचार अगर कर्नाटक में मुद्दा है, कोई साबित तो वहाँ भी नहीं हुआ था, आरोप ही थे, तो भ्रष्टाचार के आरोप कर्नाटक में कारगर रहेंगे और वैसे आरोप छत्तीसगढ़ में बेअसर रहेंगे, ऐसे लगता है आपको? जी नहीं, आपका अध्ययन विशद है, बहुआयामी है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्वीकृत है कि भ्रष्टाचार आज चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बनता, और जो वोटिंग पैटर्न है उसके लिए लोगों ने शोध के आधार पर कहा है कि कुल 5%, लगभग 5% वोटर ही भ्रष्टाचार के मुद्दे से प्रभावित होते हैं। कांग्रेस ने ये मुद्दा जरूर बनाया, भ्रष्टाचार मुद्दा जरूर बनाया है, बनाया, पर हम आप जानते हैं कि वहाँ पे जातिवाद का मुद्दा ज़्यादा बड़ा था। किसी भी चुनावी नतीजे को मैं बहुत ही जटिल मानता हूँ। मैं उसको अति सरलीकरण करके नहीं देखता कि केवल भ्रष्टाचार पे जीत गए, केवल जातिवाद पे जीत गए, केवल एंटी इनकम्पेंस, कई चीज़ें होगी, ये कई चीज़ें मिल के ये नतीजा निकलता है। बड़ा फैसला था कर्नाटक का, छोटा फैसला नहीं था, डामाडोल फैसला नहीं था, और मोदी और अमित शाह ने अपनी जितनी साख वहाँ पर दांव पे लगाई थी, शायद कम ही राज्यों में इतनी साख वो दांव पे लगाते हैं, जितनी आम सभा, जितनी पब्लिक मीटिंग, उसमें मोदी जिस तरह से हनुमान की मूर्ति लिए दिख रहे थे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा हनुमान जी के बारे में, बहुत कुछ कहा, लेकिन चुनाव को वो जीत नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार जो है, जो भाजपा सामने रख रही है, एक दूसरा ईडी अदालत में चला रही है, इनकम टैक्स एक कागजात जारी कर रही है कि किसके यहाँ से क्या बरामद हुआ, ये चीज़ें कितना असर करेगी जनता पर? सुनील जी, 3 बातों का साथ लीजिए, एक साथ लेना, 3 बातों का। भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है शराब का और रेत का और कोयले का। ये एक आ गया, ठीक है, ये एक आ गया, ये बड़ा मुद्दा आ गया है, और इसको लेकर ही ईडी की बातचीत हो रही है, और कांग्रेस लगातार ये प्रचार कर रही है कि भी ये तो पूरे हिंदुस्तान का पैटर्न है कि जहाँ भाजपा जीत नहीं पाती वहाँ इतना करिए, और जो भ्रष्ट लोग अगर भाजपा में शामिल हो जाते जैसे अजीत पवार, तो उनका मामला खत्म हो जाता है। ये बात तो दिखती है सब जगह। चलिए, तो ये मुद्दा इसको करिए। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है सुनील जी, जिसको आप थोड़ा सा छू के आगे बढ़ गए, और वो ये कि कर्नाटक में जातिवाद का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, और छत्तीसगढ़ में भी अब की बार जातिवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ। और जातिवाद 2 स्तर पे बना है। मेरा पूरा अनुभव है जीवन भर का, मैं सन 51 से सारे चुनाव, 51 बोला, 52 नहीं बोला, 51 से सारे चुनाव देख सुन रहा हूँ बड़े सोच समझ कर। आदिवासी वोट कभी डिवाइड नहीं होते थे। धर्मांतरण होता रहा था 50 के दशक में भी। हाँ। नियोगी कमीशन अपॉइंट कर दिया था पंडित रविशंकर शुक्ला ने भी। हाँ। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, बिल्कुल, पर फिर भी वोट डिवाइड नहीं होते थे। उत्तर छत्तीसगढ़ में जहाँ पे धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ। अब धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर उत्तर से लेकर दक्षिण में आ गया है, और दक्षिण में 3 प्रकार का डिवीजन हो रहा है। 2 प्रकार नहीं, 3 प्रकार। एक तो वो आदिवासी जो मतांतरित नहीं हुए हैं, दूसरे वो आदिवासी जो धर्मांतरित हो गए या मतांतरित हो गए हैं, हाँ। तीसरे वहाँ पर जो ना आदिवासी हैं ना ईसाई हैं, पर अन्य लोग ओबीसी हैं। हाँ हाँ, ऐसी भी है आबादी है, गैर आदिवासी आबादी भी है वहाँ पर। ये 3 मुद्दे, और इन तीनों के बीच जो एक बड़ी सामाजिक सौम्यता थी, हाँ। सामाजिक सद्भावना थी। हाँ। वोट भले कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें, हम देखते रहे, लेकिन एक दूसरे से रिश्ते खराब नहीं होते थे। एक बड़ा यहाँ पे मुहावरा चलता था कि जो बस्तर जीतता वही सरकार बनाता है। हाँ। अर्थात बस्तर एक तरफा वोट करता था। हाँ। पर इस बार ऐसा लगता है कि बस्तर एक तरफा वोट नहीं करेगा। बस्तर में जो जिसको कहते हैं कि साइकी का चेंज है, मानसिकता का परिवर्तन आया। यानी बस्तर अब एक इकाई की तरह वोट नहीं करेगा, वहाँ के लोग जो हैं अपने मतभेदों की वजह से अलग अलग बंट गए, 3 हिस्सों में जाएंगे। 3 हिस्सों में जाएंगे। अच्छा, मैं देखिए हम जानते हैं अभी पल भर के लिए मैं एक तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि वोटर को तो आपने 3 हिस्सों में बटा हुआ बता दिया। जो ईसाई बन चुके हैं वो 1, जो ईसाई नहीं बने हैं वो आदिवासी 2, और जो गैर आदिवासी जो हैं वो 3, ये बता दिया। लेकिन वोट बटेगा किन के बीच में? 2 पार्टियां तो बड़ी हैं सामने,
इनके अलावा कुछ और ताकतें भी हैं बस्तर में देखिए, आप एक्टिव? जानते हैं अच्छे कि बस्तर में वामपंथी दल हमेशा एकदम दक्षिण बस्तर में रहे और जीतते हुए। हाँ। और इंक्लूडिंग बड़ी बात है कि महेंद्र कर्मा भी कभी सीपीआई की ओर से जीत कर आए थे। पहला चुनाव शायद उन्होंने सीपीआई से जीता था। अर्थात वहाँ पर वामपंथी दल हमेशा रहे हैं, जीते ना जीते, हाँ। पर उनकी एक अपनी अलग पहचान बनी रही। ठीक है। उसके अलावा वहाँ और कोई पहचान नहीं थी। पर पिछले कुछ समय से, हाँ। पिछले भानु प्रताप के उपचुनाव के समय से सर्व आदिवासी समाज नाम से एक दल आ रहा है। अरविंद नेताम की अगुवाई में है। मैं क्षमा करेंगे, अरविंद नेताम जी ने उसको अपना श्रेय ले लिया। हाँ। उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। हाँ। आप जानते हैं रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और दूसरे अधिकारी लोग कर रहे थे। दूसरा मेरा अपना एक और मत है जिससे ताल्लुक नहीं। मैं मानता हूँ कि जो रिटायर्ड सरकारी अफसर होते हैं हाँ। वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। नहीं होते। बहुत ज़्यादा एक दो वो छोड़ दीजिए, यशवंत सिन्हा जोगी को छोड़ दें। जोगी छोड़ दिए, शशि थरूर, ऐसे गिने चुने लोग हैं। हाँ। हजारों आईएएस ने 2-4 गिने चुने हैं। और यशवंत सिन्हा का तो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि हमारे और जोगी के अलावा कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि कृष्ण कुमार वगैरह रहे, वो भी इतने सफल नहीं हुए हैं। हाँ। और अभी केंद्र में 6 आईएएस आईपीएस हैं, मंत्री हैं। हाँ। पर उनकी किसी में सिर्फ जयशंकर को छोड़कर हाँ। किसी को रहते नहीं बाहर। तो ये जो लोग होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग इन ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा बर्दाश्त नहीं पाते। करते। उनको लगता है हम पहले भी इनको सर बोले, अभी भी सर बोले, कल पार्टी में, आज कुर्सी में बैठ गए, उनको नहीं करते। हाँ। अर्थात सर्व आदिवासी समाज में ये जो रिटायर्ड लोग आ रहे हैं, इनकी कोई बड़ी पहचान नहीं बनने वाली। मैं मानता ये हूँ कि इसके बजाय आम आदमी पार्टी जो धीरे से घुस रही है, हाँ। आम आदमी पार्टी जिसको यहाँ पर मैदानी इलाके में, रायपुर के मैदानी इलाके में जगह नहीं मिल रही है, वो वहाँ बिलासपुर जा रही है। बिलासपुर जा रही है। तो ये भी, और उसी से कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी वो अपनी पहचान बना रहे हैं। यद्यपि सुनने में आता है कि वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की कुछ बात चल रही है। ये भी बात सुनने में आती है कि सर्व आदिवासी समाज की बातचीत भी इनके साथ चल रही है। पर आम आदमी पार्टी ने सर्व आदिवासी समाज को तो खारिज कर दिया। हाँ। सीपीआई सीपीएम का मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे कि वो कांग्रेस समझौता करना चाहते रहे हैं। अच्छा। पर बन नहीं पाता। एक सीट के लिए कम से कम एक बाकी संघर्ष मेरा मानने के चलना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहेगा, कांग्रेस के बीच ही रहेगा। आपने आम आदमी पार्टी की चर्चा छेड़ी और जो आपने कहा कि रायपुर में उनको जगह नहीं मिली, वो बिलासपुर जाके उन्होंने अपनी ज़मीन वहाँ पे बनाई। आपकी बात से ही मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। मैदानी इलाका तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये पूरा है। यानी हम अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ छोड़ दें बस्तर, और उत्तर छत्तीसगढ़ छोड़ दें हम अगर सरगुजा, तो बाकी पूरा इलाका मोटे तौर पे मैदानी इलाका है। ऐसा क्यों हुआ होगा कि रायपुर में जगह नहीं मिली और बिलासपुर में उन्होंने ज़मीन बना ली? सुनील जी, आप पुराने बड़े विश्लेषक हैं और बड़े जानकार, बड़े अध्ययनशील हैं। जितने भी विद्रोही स्थिति होती है बिलासपुर संभाग में हुई है, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई हो, हाँ, चाहे बसपा आई। बसपा का तो उदय, भारत का उदय जांजगीर का है। कांशीराम जो चुनाव लड़े साइकिल पे प्रचार करके, पार्टी भी वहां पे आई। इस तरीके से वहां पे बिलासपुर कुछ ऐसा क्षेत्र रहा है। जबकि रायपुर संभाग, यद्यपि यहाँ पर वामपंथी दल या छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी आते रहे, पर उसके बावजूद ये क्षेत्र जो है, कभी यहाँ पर भी कम्युनिस्ट ही मुखर्जी को कांग्रेस के आधार पर जीतना पड़ा। ये इस क्षेत्र का रहा। इमरजेंसी का साथ देने के एवज में सुधीर मुखर्जी को वो एक सीट दी गई थी। पॉइंट ये कि ये जो रायपुर वाला इलाका है, इस रायपुर वाले इलाके में कभी भी दूसरा भी कोई दल धोखे से भी नहीं आ पाया। पर बिलासपुर इस तरीके की, थोड़ा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स की, ऐसा एक्सपेरिमेंट घूम रही। देखिए, अमित ने पार्टी बनाई, अमित भी पहुंच गए वहीं, उनकी पत्नी वहीं चुनाव लड़ने गई। हाँ। अमित की पार्टी को भी जो सफलता मिली, हाँ। जोगी जी की पार्टी को जो सफलता मिली, वो भी उसी क्षेत्र बिलासपुर मिली। रेणु जोगी जो लड़ी, वो लोकसभा वहां से लड़ी, विधानसभा वहां से लड़ी, इसलिए अमित जोगी वहां से लड़ा, अजीत जोगी वहां से लड़े, ऋचा जोगी। तो आप मेरी बात कंफर्म करें कि इस तरीके की एक्सपेरिमेंट करने के, इस तरीके का प्रयोग करने की लैंड है वहाँ पर करती है, वहाँ पर करता है। और आप अगर पहले जाएं, पुराने समय में जाएं, स्वतंत्रता पहले, भाई
ई राघवेंद्र राव वहीं से निकल गवर्नर बन गए थे। हाँ। बैरिस्टर छेदीलाल वहीं से निकल गए थे। एक से एक वहाँ पे निकल, और ई राघवेंद्र राव कभी स्वराज दल में, कभी कांग्रेस में, कभी यूरोपियन ब्रिटिश शासन के साथ चलते रहे। वही वहाँ पर भी होता रहा कि गोंडवाना जनता पार्टी। मुझको एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी जो बिलासपुर में जो कामयाब हुई, बिलासपुर के इलाके में जो उसकी ज़मीन बनी थोड़ी सी, वो बिलासपुर की ज़मीन के मिजाज के वजह से बनी कि वहाँ उसके नेता कार्यकर्ता ऐसे थे कि जिन्होंने जो ज़्यादा मेहनत करने वाले थे और जो उसी जगह के थे, उनको ट्रांसप्लांट करना मुमकिन नहीं था रायपुर में? देखिए, बड़ी बात है कि भाजपा शासन में जो भाजपा के मंत्री वहाँ पे आए, वो पिछले 5 साल में लगभग निष्क्रिय हो गए, पूरी तरह से। हाँ, निष्क्रिय हो गए। यद्यपि उसको जगह को जानने के लिए कि भाजपा को सबसे ज़्यादा सफलता वहीं से मिली थी, हाँ। इसीलिए उन्होंने अपना अध्यक्ष और अपना नेता प्रतिपक्ष वहीं से बनाया है ना, साहू जी को और चंदेल को बनाया, उनको मालूम है। उसका कांग्रेस के वायदे कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कोई बड़ा नेतृत्व उभर कर नहीं आ पा रहा है, तो अर्थात कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर थोड़ी कमजोरी है, लीडरशिप का वैक्यूम है वहाँ, ऐसा और भाजपा की जो लीडरशिप थी वो नई लीडरशिप उस तरह के स्थापित नहीं हो पाई है। एक मुझको डॉक्टर चरणदास महंत का नाम याद पड़ता है, जो वहीं सख्ती से विधायक बने हैं, जो कोरबा से सांसद भी रहे, अभी उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत वहाँ से कोरबा से सांसद हैं। वो नाम आपको बड़ा नेता नहीं लगता? वो क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, भी हाँ, रहे हुए? यही मुद्दा है। उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था और उनके पास एक अपूर्व विरासत, बिल्कुल अद्भुत विरासत है। हाँ। बिसाहू दास महंत के बेटे के नाम बिसाहू दास महंत का के बाद इतनी बड़ी विरासत थी, पर उस विरासत को वो उस तरीके से उसका लाभ नहीं ले सके जो उनको लेना चाहिए था। उसका कारण शायद ये कि उनमें जो विनम्रता है, हाँ, मैं वही उसी पे वो जो विनम्रता है, जो चालबाजियां होना चाहिए उनके पास नहीं है। मुझको बहुत अच्छे से याद है कि जब अजीत जोगी जी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तिरछे चल रहे थे, कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में कोई नेता जोगी को छूना नहीं चाहता था, उस वक्त भी महंत जी ने उनका सम्मान किया और उनको नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी महंत जी को बाकी लोगों की कि आप ये गलत आदमी को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा मुझको याद है। उनमें शालीनता है, उनकी वो बुनियादी सज्जनता नहीं छोड़ पाते हैं और जो इस वक्त राजनीति तो आपको लगता है कि उनकी बुनियादी सज्जनता जो है उनके गले में पत्थर की तरह बंध गई है? अगर बुनियादी सज्जनता नहीं होती तो शायद वो राजनीति कहीं और आगे जाते। किस मुकाम पे जाते पता, भाई केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यहाँ मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में वो बड़े मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, आबकारी मेरे मंत्री रहे भाई, मैं होम डिपार्टमेंट में था, मेरे मंत्री थे, मैं बिलासपुर कलेक्टर था तब भी मंत्री थे मेरे थे। तो मैं जानता हूँ इतने सौम्य, इतने साल अपने काम में बेहद चुस्त हैं, सक्षम हैं, पर राजनीति के लिए जो चालबाजियां, जो चालाकियां होनी चाहिए सफल तक लिए, वो शायद वो नहीं है। यानी बेल बॉटम पैंट की तरह आउट ऑफ फैशन थोड़ा हो गए हैं, ऐसे लगता है जो भी कहा जाए जी। तो बहरहाल हम आम आदमी पार्टी की एक बात जान लीजिए आप। हमने कहा कि चूंकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेतृत्व आया नहीं, बीजेपी का जो बड़ा नेतृत्व वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जगह कम हो गई। बसपा लगभग वहाँ से शून्य होती चली जा रही। हालांकि 2 विधायक हैं बसपा के उसी इलाके से। और उसके बाद जो है, लेकिन एक और बड़ी बात है, इसको गौर करिए। वो गौर बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जनता की बजाय जो एनजीओ काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं किसानों के बीच, उनको उन्होंने अपने साथ लिया है। क्योंकि इन एनजीओ को, जिनको किसी दूसरे का उस तरीके राजनीतिक समर्थन नहीं था, ये उनके साथ आए। अर्थात वहाँ पे उनका बेस बनाने में, असल में आम आदमी पार्टी की खुद की बुनियाद एनजीओ मूवमेंट से ही चालू हुई है। अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में सामने आए, पार्टी तो उन्होंने बहुत बाद में जाके बनाई और आंदोलन के लोगों की मर्जी के खिलाफ बनाई, लेकिन इनकी खुद की बुनियाद जो है वही एनजीओ, ये वहीं की है एनजीओ की। और आपको ध्यान होगा उन्होंने यहाँ पहला अध्यक्ष जिसको बनाया था डॉक्टर संकेत ठाकुर, एनजीओ वाले थे, वो एनजीओ वाले ही थे। जी हाँ। तो ये ठीक है कि उनका, इसलिए तो एनजीओ के माध्यम से तो एनजीओ को देखिए करिए, एक एनजीओ कोई है, एनजीओ लोगों के बीच काम करता है और उनका आधार है। पर मेरा यह भी मानना है कि एनजीओ को उन्हें अपने साथ ले लिया है, पर हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जब राजनीतिक निर्णय लेगी
तो राजनीतिक निर्णय वो देखेगी कि किसकी सरकार बनने पर हमारा फायदा हो सकता है, कौन हमको धान का पैसा दे सकता है, उसको ध्यान देगी एनजीओ सब। लेकिन सुशील भाई, देश के बहुत सारे प्रदेशों में, ये तो सभी प्रदेशों में लोगों को लगता है कि हमारे वोट से सरकार बननी चाहिए, कोई विपक्ष चुनने नहीं जाते, लोग सरकार चुनने ही जाते हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे को, चौथे मोर्चे को हर जगह कहीं ना कहीं कुछ सीटें मिलती है, 2-4 सीटें मिलती हैं। गठबंधन आखिर इसीलिए बनते हैं। आम आदमी पार्टी की संभावना आपको क्या दिखती है? कितने फीसदी वोट, कितनी सीटें? जो इलाका आपने बताया कि बिलासपुर के इलाके में उनकी संभावना ज़्यादा दिखती है, मैदानी इलाके। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव होते रहे हैं उनमें एक बात मान के चलिए कि कभी विद्याचरण शुक्ला का एनसीपी के माध्यम से आ गए, रहा, कभी अजीत जोगी अपनी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस लेकर आ गए। हाँ। ये सब 6-7% का खेल करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और बीएसपी भी, सुनिए, बीएसपी जब अपने शीर्ष पर थी तब उसके 6% वोट थे, 6%। और अधिकतम सीटें 5 ले पाए। लेकिन मुझको ध्यान पड़ रहा है कि जोगी और बसपा ने मिलके जो लड़ा था उस समय ज्यादा थे। सुनिए, तो उस वक्त जोगी की पार्टी को 500 सीट मिल गई थी, पर कौन लोग थे? कौन? देखिए, उसको आप मैं कांग्रेस से अलग मत करिए। कांग्रेस जिस तूफान में जीत कर आई, हाँ। अर्थात तूफान था भाजपा के विरुद्ध, हाँ। तो जिनको कांग्रेस वोट नहीं देना था उन्हें इनको दे दिया। हाँ। अर्थात वो जो 7% वोट थे वो मिले। और बसपा भी जिस वक्त अपने सीट तब उसके 6% वोट थे। हाँ। और 4% से वोट कम कभी होते नहीं। हाँ। अभी भी कितने गिरने के बाद उसके मैं मान के चल 3-4% वोट पाएंगे। और जो एनसीपी या छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी या जोगी जी की पार्टी, ये जो 6-7% वोट लेते रहे, हाँ। वो 6-7% वोट ये प्राप्त कर सकते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। यानी इसकी एक संभावना है आम आदमी के नजरिए से कि 6-7% वोट तक वो जा सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ जगहों पे ये सीटें भी पा सकते हैं? ये देखिए, ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बसपा ने घोषित किया कि उनका किसी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ अभी तक, है ना। अभी तक जो है लेकिन कैंडिडेट उन्होंने कुल 9 घोषित किए हैं। 9 घोषित कर दिए 90। दूसरी बड़ी बात ये कि अभी दूसरी बड़ी पार्टियां जो है, जो छोटी छोटी पार्टियां जो उस क्षेत्र में रही, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस बोली कि हमको तो पाटन से चुनाव लड़ना है। हाँ। अगर सारी शक्ति वो यहाँ लगाएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे? तो ये सब बातें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन चुन कर आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त कैंडिडेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार कैंडिडेट पे दोनों ही पार्टियों का बड़ा निर्धारित हो, भविष्य निर्धारित होगा। इस बार जनता पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट पे ज़्यादा ध्यान देने वाली है। एक चीज़ बतलाइए, आपने दक्षिण बस्तर का कहा कि वहाँ वोटर आपको 3 हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। उत्तर बस्तर की बात अभी बाकी है हमारी। उत्तर बस्तर सरगुजा, जहाँ की 100% सीटें कांग्रेस के जेब में हैं, 14 की 14। बस्तर में भी बाई इलेक्शन में जीतने के बाद में 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये तो उत्तर दक्षिण जो है ये कांग्रेस का 100% है अभी 26 सीटों का। जो हमने उधर की बात कर ली, बस दक्षिण बस्तर की, दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर की बात कर ली। अब बतलाइए मुझको, सरगुजा में आपको क्या हालत दिखती है? 14 सीटें हैं जहाँ। देखिए, 2 बातें थी। पिछले बार जो 14 सीटें मिली उसके मुख्य रूप से 3 कारण थे। हाँ। नंबर 1, एक तो भाजपा के खिलाफ जबरदस्त लहर थी। नंबर 2, वहाँ पर टीएस बाबा का बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। हाँ। नंबर 2, और उस वक्त वहाँ पर कांग्रेस पूरी एकजुट होकर लड़ी थी। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में ही, वहाँ पे। इस वक्त देखिए कि जितना संघर्ष हमको लगा छत्तीसगढ़ में, जितना आंतरिक संघर्ष सरगुजा में नजर आया उतना कहीं नहीं आया। एक चीज़ बतलाइए मुझको, आप जब 3 मुद्दे गिना रहे हैं सरगुजा में कांग्रेस की 100% सीटें पाने के, क्या एक चीज़ नहीं भूल रहे हैं आप कि सरगुजा के लोगों के बीच में एक ऐसी भावना या उम्मीद थी कि शायद टीएस बाबा, मैंने बोला टीएस बाबा बोला, वो नंबर 1 वो उसको बोला है, नंबर 1 था ना। मैं मानता हूँ ना, मानता हूँ, इसको सहमत हूँ कि जैसे साहू समाज ने ज़्यादा वोट दिए कांग्रेस को, उनको लगता था कि ताम्रध्वज साहू बन जाएंगे। मैं सहमत हूँ इससे। तो सरगुजा जो है उसके वोटरों के एक तबके ने, छोटा बड़ा कैसा है मुझको नहीं मालूम, उनके दिमाग में ये बात भी थी कि टीएस बाबा बन सकते हैं मुख्यमंत्री,
इसलिए भी ज़्यादा वोट मिले जी हाँ, होंगे। जी हाँ, इसी तो अब की बार जो सीटें कम होने की संभावना है, हम्म, 14 की 14 नहीं आ रही है, 14 की 14 नहीं आ रही है, 7 पे लगभग लग रहा है कि जीतेंगी। पर चूंकि और इसीलिए टीएस बाबा को अभी 3 प्रकार से महत्व मिल गया है। हाँ, पहले तो उन्होंने कहा 2.5 सदन बनाएंगे, वो नहीं बिल्कुल, हुआ तो नहीं लेकर हुआ। विद्रोह की स्थिति आ गई थी। दूसरा, उनको बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तीसरा, राज्य में स्थापना हो गई और केंद्र में चुनाव समिति में उनको इस रखा तरीके गया। से फिर से एक संदेश दिया जा रहा है, वही संदेश कि हाँ, टीएस बाबा का महत्व है। और टीएस बाबा जानते हैं, उनमें अपनी विनम्रता है, शालीनता है, लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष है, उस संघर्ष को अभी भी नहीं निपटाया जा चुका है। 2-3 सीटों में तो संघर्ष बेहद गहरा हो गया है। दूसरा और तीसरी बड़ी बात हो रही वहाँ पर कि वहाँ पर भी ये जो आदिवासी वाला मामला है, हाँ, देखिए वहाँ पर भी पहले क्या होता है कि वहाँ भी आदिवासी एकजुट होकर वोट करते थे। हाँ, पर इस बार चूँकि बस्तर में जो आदिवासी और मतांतरित आदिवासी वाला मामला आया है, हाँ, वो उसका भी प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा है। ऐसा। जी हाँ, यानी आपको ये लग रहा है कि सरगुजा के इलाके में जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं, जो ईसाई नहीं बने हैं, 2 तरह के हैं वहाँ पर, तो ये इनके बीच में वोटों को लेके एक ध्रुवीकरण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल होगा, वही हो रहा है। और इसीलिए वहाँ पे जो 14 की 14 सीटों वाला है, जो पहले एक तरफा वोट गया था, वो अब के बार एक तरफा नहीं होगा। अधिकतम कांग्रेस 7 की। इसमें कौन किस तरफ जाएगा लगता है आपको? देखिए, हम मोटे तौर पे इनको आदिवासी और ईसाई आदिवासी ऐसे 2 हिस्से में बांटे। देखिए, जो एक मेरी बात को गलत हो जाए, मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। लगता यह है कि जो आदिवासी हैं, चूंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस मतांतरित आदिवासियों के साथ है, इसलिए शायद वो वोट ना करें। मुझको तो नहीं लग रहा मतांतरित आदिवासियों के साथ है। मैं बस्तर के इलाकों में देखता हूँ जो ईसाई बने आदिवासी हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनको गांव-गांव में पीटा जा रहा है, उनकी लाश दफनाई गई लाश को निकाल के गांव के बाहर फेंक दिया जा रहा है। जो उनकी निजी जमीन में जो दफनाया गया था, उस लाश को भी निकाल के बाहर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस ले जाके बोल रही है जिला मुख्यालय के कब्रिस्तान में दफना दो इसको। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल, इसलिए मैं बोला कि शायद कांग्रेस की लीडरशिप, हम और आप जो राजनीति से बहुत दूर हैं, हम तो बहुत दूर से एक दूरबीन से देख रहे हैं, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास होगा और है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि वो इस कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अगर भाजपा में आदिवासियों में वो डिवीज़न हो तो कितना कम से कम हो सकता है, इसकी कोशिश करेंगे वहाँ पे कोशिश किस चीज़ की करेंगे कि जो ईसाई आदिवासी मार खा रहे हैं, हाँ, उनके वोट फिर भी कांग्रेस को मिले, इसकी कोशिश नहीं। दोनों आधार पे कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि भाजपा शासन में आदिवासियों का जो है के हक की क्षति पहुंचाई जाती रही है, और बार बार कह रहे कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया। मार करिए कि हमने वनाधिकार पर सबसे दिए, हमने आदिवासियों की वो जमीन जो उद्योगों के लिए ले ली गई तो वापस दे दी गई, हमने सर्वाधिक वनाधिकार पत्र दिए, हमने जिसको लघु अनुपज के लिए काम किया। यही सारी कोशिशें हैं कि वोट ज़्यादा बटे नहीं, ज़्यादा वोट बटे नहीं। पर मेरा मानना ये है कि वोट अब की बार बट रहे हैं। ये हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी और बिना धर्म वाले आदिवासी, इस हिसाब से तीनों हिसाब से बट रहे हैं। इस हिसाब से इसीलिए दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। भाजपा भी कोशिश कर रही है कि आदिवासी एक चीज बतलाइए सुशील भाई, भाजपा ने सबसे पहले 21 उम्मीदवारों की एक सूची घोषित की। ये 21 वो सीटें हैं जो वो हारे हुए हैं, 0 है उस पर स्कोर उनका अभी। और इसमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जिस पे वो 1 से ज़्यादा बार हारे हुए हैं, यानी उनके लिए टोटल लॉस वाली सीटें हैं ये। जहाँ कभी नहीं जीते, जहाँ खर्चियाँ, जहाँ कभी नहीं जीते, जहाँ कई बार हारे हुए हैं, जहाँ पिछले बार हारे हुए हैं, सबसे कठिन सीटें, सबसे कठिन है। ऐसे 21 सीटों को उन्होंने दिया, यानी अकेला पैमाना ये था कि ये हारी हुई 21 सीटें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इन सीटों पे अपने सबसे अच्छे उम्मीदवारों को उतारा है। वो जीत और हार अलग बात रही, मेरी पार्टी की जीतने की नौबत नहीं है, लेकिन मैंने जिस कैंडिडेट को छांटा है वो मेरे पार्टी का सबसे अच्छा पाटन में विजय बघेल, यानी कई जगह मैंने कई जगह का सुना।
कांग्रेस के जिन जानकार लोगों से मैंने बात की है, इन सीटों को एक एक करके उन्होंने जो देखा है, उनका कहना है इसमें 4-5 सीटें मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस इस बात को मान रही है अपने पक्ष में कि इन 21 में से कुल 4-5 मिलेगी बीजेपी को। बीजेपी कहती है हमको कम से कम 7-8 मिलेगी। मेरा यह कहना है इन दोनों के बीच संख्या कुछ भी हो, जो संख्या होगी वो भाजपा के लिए तो पूरा गेन होगी और कांग्रेस के लिए उतना नुकसान होगा। आज उसकी जेब में है ये सीटें, तो फ़र्क दोनों पार्टी के बीच दुगना होगा इन 21 सीटों पे। अगर मान लीजिए बीजेपी को 6 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस 6 सीट हारती है, तो दोनों के बीच का फ़र्क 12 सीट का हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहले इन्होंने घोषणा कर दी कैंडिडेट की, जो अपने हिसाब से इन्होंने अच्छे कैंडिडेट रखे, कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ है, छोटा मोटा विरोध सब जगह होता है, बड़ा विरोध इन कैंडिडेट का नहीं हुआ है। इससे कोई फ़ायदा मिलेगा क्या बीजेपी को इतना जल्दी कैंडिडेट लाने से? बीजेपी ने वास्तव में जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल या माइंड गेम खेला है। उनको भी इस लगातार आज से 1 महीने पहले पता था कि बीजेपी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, इनका ज़मीनी आधार काफ़ी कमज़ोर है, ज़मीनी आधार काम नहीं हो रहा, और इस तरीके से एक उन्होंने संदेश दिया कि हमारी तैयारी इतनी ज़्यादा है। हमको तो पता है कि हमने लीड ली है लिस्ट लाने में, और ये जिसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और माइंड गेम में आगे बढ़ गए, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका एक्चुअली धरातल पर कितना लाभ होगा, मैं इससे सहमत हूँ कि 21 सीटों में मुश्किल से, क्योंकि कांग्रेस को कुछ नुकसान तो अपने विधायकों के एटीट्यूड के कारण हो रहा है। कांग्रेस इस वक्त राज्य में अपने कांग्रेस के खिलाफ कोई वातावरण है तो वो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कम उनके अपने विधायकों के प्रति ज़्यादा है। ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा अपना जो निजी अनुभव जिनसे बात करो कि लगता है कि जो जगह जगह के छोटे छोटे उनके अपने गणराज्य बन गए, फिefdom। लेकिन एक चीज़ मुझको बतलाइए सुशील भाई, 2.5 साल के बाद में जब मुख्यमंत्री बदलने की मांग की टीएस सिंहदेव ने, उस वक्त 50 के करीब शायद विधायक रहे होंगे जो भूपेश बघेल के समर्थन में दिल्ली गए थे। 50-55 विधायक दिल्ली गए रहे होंगे उस वक्त उनके समर्थन में। अधिकतर विधायक उनके साथ थे। जो विधायक आपके साथ हैं, जो विधायक टीएस सिंहदेव के खिलाफ वहाँ जा रहे हैं, जो एआईसीसी में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर ख़राब हो रही है तो सीएम को इसकी जानकारी नहीं थी कि या वो उनके काबू में नहीं थे कि उनकी विधानसभा को सुधार सकें, क्योंकि ये लोग तो सीएम के लॉयल लोग थे? क्या लगता है आप, ऐसा कैसे होगा कि सरकार की इमेज तो अच्छी है, विधायकों की खराब है? इसको आप एक अलग कोण से देखिए, अलग कोण से। आप जिस कोण से देख रहे हैं वहाँ से आपको एक दृश्य मिल रहा है, मैं दूसरे कोण से देख रहा हूँ। कांग्रेस के विधायकों को पता था अच्छी तरीके से कि भूपेश बघेल जी को हाईकमांड का पूरा समर्थन प्राप्त है। अच्छा। अनेक प्रयासों के बावजूद, अनेक प्रकार के संकेत देने के बावजूद टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी लॉयल्टी अपने नेता के प्रति और उससे ज़्यादा हाईकमांड के प्रति करना था। उसका क्षेत्र से चुनाव एक जो चर्चा थी कि ये पूरा प्रदर्शन हाईकमान की सहमति से उनके इशारे पे हुआ था, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं उस ऐसा नहीं, पर मेरा मानना ये कि विधायकों का जो समर्थन था वो अपने नेता और उस नेता के जिसको कि हाईकमान से पूरा समर्थन प्राप्त है उसके लिए था। इसका क्षेत्र की राजनीति, क्षेत्र में होने वाले चुनाव उससे कतई लेना देना नहीं। एक बात बताइए, हम लोग कांग्रेस पे ज़्यादा चर्चा करने में जुट जाते हैं, भाजपा की चर्चा कम होती है। हम भाजपा की बात करें छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस को थोड़ा किनारे रख दें। ये बतलाइए मुझको कि जो विधानसभा का चुनाव सामने है, नेता इनका चेहरा कोई दिख नहीं रहा है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल के मुख्यमंत्री थे, आज भी सक्रिय हैं पार्टी में? कुछ लोगों का मानना है कि वो एक सौम्य चेहरा है पार्टी का, लेकिन पार्टी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते दिख नहीं रही है। क्या लगता है आपको, इनको बनाना चाहिए कि नहीं, और ये बनाएंगे कि नहीं? देखिए, फिर इसको थोड़ा हम पीछे जाके बात करें कर्नाटक में। कर्नाटक में भाजपा ने किसी को भी अपना
नेता का चेहरा नहीं बनाया था। ठीक है। ये उनकी नीति कहते हैं, नीति कहते हैं। और वहाँ पे उन्हें जितने भी उनके स्थापित नेता थे उनको उन्होंने दरकिनार किया था। आपके सामने स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा था, है नहीं बोलो था, कि यहाँ के जितने भी स्थापित कम से कम 4-5 एकदम स्थापित नेता जैसे कि छत्तीसगढ़ की पहचान बन छत्तीसगढ़ भाजपा पहचान बनती थी, वो सब किनारे कर दिए गए। किंतु धीरे धीरे उनको अब सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास पैन छत्तीसगढ़ चेहरा एक ही है। हाँ। पैन छत्तीसगढ़। हाँ। बाकी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो पैन छत्तीसगढ़ भाजपा चेहरा हो, वो है रमन सिंह। हाँ। अच्छा, रमन सिंह के खिलाफ किसी को इस तरीके का विरोध भी नहीं है, वो एक सौम्य चेहरा है। इसलिए बड़े जिसको कहते हैं कि सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ रमन सिंह को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ये किसके द्वारा? स्टेट के नेताओं द्वारा? नहीं, पार्टी केंद्र के द्वारा। देखिए, आप राजस्थान ध्यान करिएगा और मध्य प्रदेश ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों ध्यान रख के बोलिए कि एक चेहरा धीरे से सामने लाया जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं, कम से कम कोई एक चेहरा तो दिखना चाहिए। लेकिन अब जब देखिए, प्रधानमंत्री जब रायपुर आए थे तब सामने की झांकी देखिए, सामने की झांकी पे फ्रंट रो में उन्होंने रमन सिंह जी को बैठाला था, लेकिन इधर आदिवासी नेताओं को भी सामने लेकर आया था। ये मान के चलिए कि अब की बार भाजपा का सर्वाधिक जोर आदिवासी नेताओं पर है, ऐसा उनको सामने लाने के लिए। लेकिन इन्होंने पार्टी का अध्यक्ष जिसको बनाया वो ओबीसी है, साहू है। इन्होंने जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया वो ओबीसी है। आप मेरे सवाल के समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं कि ये जो मैसेज गया है कि छत्तीसगढ़ में 50% से अधिक आबादी ओबीसी की है, इसलिए ओबीसी अध्यक्ष और ओबीसी नेता प्रतिपक्ष। हाँ, किंतु जो 30-32% आबादी हाँ, जो पूरे चुनाव को एक साथ प्रभावित करती है, ओबीसी वोट एक साथ प्रभावित नहीं करता है। हाँ। क्योंकि वो 4-5 हिस्सों में बटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जो आदिवासी नोट मन में धारणा है कि वो एक साथ जाते हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ या सीमित इलाकों में डेंसिटी ज़्यादा है और इसीलिए वो आदिवासी नेताओं पर अब की बार जोर दे रहे हैं। और मेरा मानना ये कि निश्चित, लेकिन कौन से चीज़ से आपको ये इंडिकेशन लगता है? एक लता उसेंडी को इन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, रमन सिंह के बराबर बैठा दिया। मैं थोड़ा विरोधाभास देख रहा हूँ भाजपा के करने में। देखिए, आपको लगता है कि रमन सिंह को धीरे धीरे हो सकता है फिर सामने रखें? मुझको लगता है रमन सिंह की अथॉरिटी को इस कदर डाइल्यूट कर दिया गया कि जो छत्तीसगढ़ से अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उनके साथ 2 लोगों को जोड़ दिया गया। सरोज पांडे को जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, लता उसेंडी को जो बस्तर से हैं, आदिवासी हैं, जो रमन सिंह के कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर रही हुई हैं, उनको जोड़ दिया गया रमन सिंह के बराबरी से। यानी आज रमन सिंह अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब वो 3 में से 1 रह गए हैं, जिनमें से कम सरोज पांडे तो राज्यसभा सदस्य होने के नाते दिल्ली में लगातार सक्रिय हैं, केंद्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। तो रमन सिंह तो मुझको ये लगता है कि 1 महीने पहले के मुकाबले हाशिए पे धकेल दिए गए हैं, डाइल्यूट कर दिया गया है उनको। ये बात कागजों पे बिल्कुल सही दिख रही है, कागजों पे सही दिख रही कि बजाय 1 के 3 हो गए। और फिर वही बात, लता उसेंडी को इसीलिए लाया गया कि भाई आदिवासी हमारी नजरों से बाहर नहीं है। किंतु ये ऐसी नेता नहीं है जो यहाँ पे नेतृत्व के लिए अपना दावा पेश करे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना? रमन सिंह के लिए थ्रेट बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो नेता दावा पेश कर सकते हैं वो उत्तर छत्तीसगढ़ के हैं। हाँ। जो आदिवासी राम विचार नेताओं को अगर बना दिया जाता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो लगता कि बीजेपी इसको अगले सीएम के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि धारणा वही चल रही है। लता उसेंडी को लेके ये गलतफहमी किसी को नहीं हो सकती। ये बताने के लिए कि भाई देखिए, अगर यहाँ पे अध्यक्ष हमारा ओबीसी का है तो कम से कम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हमारी महिला आदिवासी है। जो मैसेज दे कि हम आदिवासियों को ध्यान में रख रहे हैं, और बड़ा मैसेज वो है कि अपनी सामने की सीटों में अपने सामने उत्तर छत्तीसगढ़ के नेता। अब एक चीज़ बतलाइए आप कि जो सांसद हैं या जो सांसद थे, ऐसे कई लोगों को भाजपा इस चुनाव में झोंकते दिख रही है। विजय बघेल को उन्होंने झोंक दिया है, राम विचार को झोंक दिया है। ऐसी चर्चा है
कि अरुण साव को या और कुछ एक सांसदों को, सुनील सोनी को, कई लोगों को विधानसभा लड़वाया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार या बीजेपी जो है मोदी और शाह के अंडर में, उसको ये भरोसा है कि हम जिसको चाहे उसको सांसद चुन जिता के ले आएंगे, अभी हमको विधानसभा ज़्यादा जरूरी है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि इन 5 चुनावों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में वैसे सभी चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। किंतु भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चुनाव छत्तीसगढ़ का है। ऐसा क्योंकि यहाँ पर भाजपा सबसे कमजोर है और कांग्रेस यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है। हाँ। और कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, वरन भाजपा के अनुसार भारत में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस है। इसलिए वो हर हालत में सारी कोशिश ये करेंगे कि हम छत्तीसगढ़ को जीतें। और इसीलिए जितनी भी उनकी कोशिशें हो सकती हैं, जितनी भी कोशिश हो सकती है, तो कोशिश यहाँ करेंगे। उनके पास एक समझ जाइए कि बड़ी भारी आपकी जो इलेक्शन की मशीनरी है, बड़ी भारी मॉन्यूमेंटल मशीन है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला धन का कोई मुकाबला नहीं है। अब उनके पास वो मशीनरी, अश्वमेध यज्ञ किस्म का है वो। उसके बाद जो है वो बात ये आएगी कि वो, इसीलिए जो मैंने अभी कहा कि इस बार के चुनाव में केवल पार्टी नहीं, कैंडिडेट भी महत्वपूर्ण होगा। आप जो कह रहे हैं मुझको उससे एक चीज लग रही है कि सांसदों को अगर उतारते हैं यहाँ पे, इनके पास जाहिर तौर पर 9 सांसद तो हैं ही, इनमें से कुछ लोगों को, जैसे दुर्ग संभाग में विजय बघेल एक सांसद को उतार दिया, रायपुर में सुनील सोनी, मान लीजिए बिलासपुर में साव, ऐसा एक एक जगह से एक एक सांसद को अगर ये उतार देते हैं विधानसभा में, उससे आसपास की सीटों पे भी माहौल बनेगा। दूसरी चीज़ मुझको आपके कहे हुए ये सूझ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो आप कह रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो मुझको इससे ये सूझ रहा है कि भाजपा के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जबकि भाजपा विधायकों के प्रति है। हाँ, यानी भाजपा के सांसद जो हैं छत्तीसगढ़ के, इनको मोदी की शोहरत का फायदा मिलेगा, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये खुद भी विधायक बन सकते हैं, आसपास इनका असर भी हो सकता है और सीटों पे। तो इस तरह से ये 5-7 सीटें जो हैं क्रिटिकल सीटें, ये जीत भी सकती है और बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के अभी इनको बांध भी सकते हैं। अगर 5 सीटें जीतते हैं तो वो 10 सीट बन जाती है। 10 का फर्क होता है। 10 का फर्क होता है। इसीलिए बीजेपी सारी कोशिश करेगी, जो हम कह रहे हैं कि जितने भी उसके उपाय हैं उन सारे उपायों को यहाँ पे लागू करेंगे। अभी मैं महीने भर पहले तक माहौल देखता था, खुद भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं को अंदाज नहीं है कि हमारी पार्टी क्या करने जा रही है, हमको क्या काम करना है, हमको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, प्रचार करने मिलेगा नहीं मिलेगा, कि इनमें से किसी को क्लू नहीं था इस बात का। जो 21 की लिस्ट आई, जिस वक्त ये लिस्ट आई, मेरे सामने भाजपा के चुनाव कार्य में लगे हुए एक बड़े व्यक्ति बैठे थे, चाय पीने आए थे। उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है, मेरे यहाँ रिपोर्टर्स ने कल बनाया है कि 17 सीटें पहले घोषित हो सकती है, ये क्या खबरें चल रही हैं, आप बताएं। उन्होंने कहा, देखिए सुनील जी, ये रिपोर्टर्स के पास कुछ काम नहीं रहता है तो इस तरह की रिपोर्ट टेबल डिस्पैच बना देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी कोई लिस्ट नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और तब तक मेरे पास मैसेज आता है मेरे रिपोर्टर का, जिसमें 21 लोगों के नाम हैं, और मैं सामने टीवी की स्क्रीन देखता हूं तो उसमें आ रहा है मध्य प्रदेश में 39, छत्तीसगढ़ में 21 भाजपा प्रत्याशी घोषित। तो मैंने इनको कहा, भाजपा के बड़े नेता को, थोड़ा पीछे देखिए तो ऐसा करके। उन्होंने पीछे देखा, उनको कोई क्लू नहीं था कि कोई लिस्ट आ रही है। एक दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई थी, सारे नेता वहाँ से लौटे थे, किसी को अंदाज नहीं था कि ऐसी कोई लिस्ट आ रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा दिल्ली और भाजपा छत्तीसगढ़, इन दोनों के बीच चुनावी तैयारियों को लेके एक बड़ा गैप मुझको दिखता है। आपके वक्तव्य को मैं कुछ संशोधित करना चाहूँगा। हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं उनको इस बात का सच में बहुत दुख है भाजपा में, कि उनको यह नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। यहाँ मीटिंग भी होनी होती है तो उसकी सारी तैयारी दिल्ली के अनुसार होती है। हाँ। कौन मिलेगा ये भी दिल्ली तय करता है।
ये नहीं होता कि यहाँ रायपुर से रमन सिंह से पूछें, हाँ। या ब्रिजमोहन जी जो इतने बड़े रहे, हाँ। अजय चंदाकर इतने धुआंधार नेता रहे, या तथाकथित रूप से दिनेश कश्यप बस्तर के रहे हैं, हाँ। उनसे पूछें। ये सब अपने आप दिल्ली से ही तय होता है, दिल्ली से तय होता है। क्योंकि बाय द वे यहाँ पे क्या हुआ कि भाजपा का जो अपना सांगठनिक तंत्र था, सांगठनिक तंत्र था, वो इतना कमजोर हो गया था, और यहाँ पर कोई नेता नहीं था, इसलिए सारी की सारी कमान, सारी के समान दिल्ली ने उनको आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डालना पड़ा। और इसके बाद लेकिन अब जब लग रहा है कि नहीं, हाँ, नीचे इन नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं के साथ नहीं लिया गया तो चुनाव में ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अब धीरे धीरे जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, जिनकी अपनी बड़ी पकड़ है, उनको धीरे धीरे महत्व देना दिया गया आ रहा है, और इसमें पहला महत्व के नाम पर आ गए हैं श्रीमान रमन सिंह जी। तो आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट धीरे धीरे हटा के इनको खुद सांस लेने दिया जा रहा है कि देखें ये कितना टेक ओवर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अब सुशील भाई, अपन एक कठिन सवाल पे आए। अभी तक तो अपन ने मामूली बातें कर ली। कठिन सवाल ये है कि चुनावी नतीजे आपको क्या दिख रहे हैं आपके हिसाब से, जितना भी समय है, जो भी मुद्दे बाकी अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है। ऐसा मेरा मानना है कि अब अपन ने जितने तमाम पहलुओं को डिस्कस किया है, अब एक अंदाज की हम बात करते हैं, नंबर्स की। मैं आपको 3 बातों बता देता हूँ सीधा। बस्तर 12 का 12 था, यानी आज की तारीख अभी 14 के 14 था। बिल्कुल, ये स्थिति नहीं रहने वाली है। इसको मान लीजिए 50%, ये 50-50 जैसे रहेगा, 26 में से 13-13 टाइप का रहेगा। ये हुआ अब यहाँ 64 जो मैदानी इलाके हैं, 64 मैदानी इलाके में भी ज़्यादा संघर्ष बिलासपुर में होने वाला है। अच्छा, लेकिन सुनिए अब क्या होगा, आ जाइए। भाजपा के पास अभी 14 हैं, 14 के बाद अगर यहाँ से इनको सीटें आ रही हैं, 12-13 सीटें अगर यहाँ आ रही हैं, तो 14 से इनकी सीटें बढ़ी। कुछ यहाँ पे नुकसान होने के बावजूद करीब दुगनी हो सकती हैं आज के मुकाबले, दुगनी हो सकती हैं। आज ये 25 पार कर जाएगा, हम ऐसा मान लें। अगर ये कायम रहती है, कायम रहती है, 30 हो जाएगा। हालांकि एक खतरा है कि अभी जहाँ पे हैं भाजपा के विधायक, इनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी मुझको कम नहीं लगती है। मैं कम से कम 2 सीटें आपको बतलाता हूँ अगल बगल की, अजय चंद्राकर की कुरुद और धमतरी जी हाँ। धमतरी में शायद 20,000 के आसपास बागी कांग्रेस के अपने विद्रोह के कारण और 464 से रंजना साहू बीजेपी की जीती। और मुझको ध्यान पड़ रहा है कि कुरुद में भी एक स्ट्रांग ट्रायंगुलर वहां पे रहा, जिसके कारण अजय चंद्राकर जीते। बहरहाल सुनिए, इसका मतलब मेरा कहना है कि अभी अगर आंकड़े पे आते हैं कि आंकड़े पे आते हैं, तो मतलब ये मान के चलिए 30 के आसपास, अभी आज की तारीख 30 के आसपास है, और 50 के आसपास कांग्रेस है, और 10 सीटों को आप छोड़ दीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी पे जाए, बसपा शायद 1 सीट को जीत ले जाए। तो आपका कहना है 50 कांग्रेस, 30 भाजपा और 10 अन्य, ऐसा आपको दिख रहा है अभी स्थिति है। और मैं मानता ही हूँ, मेरा अपना अनुभव है इतने चुनाव का, कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, मान करिए जिस दिन जो मैं मान के चलता हूँ 1 वीक ऑफ अक्टूबर, तब तक भारत सरकार को जितने भी उपाय करने हैं, भारत सरकार सारे उपाय कर लेगी। बीजेपी संगठन को जो करना है वो करेगी। कांग्रेस को भी जो कुछ करना है तब तो सारी घोषणाएं कर देंगे कि कितनी हम महिलाओं को देने वाले हैं, जो जो दान दक्षिणा करनी है सब पूरी हो जाएगी। 2 बातें। और तीसरी बड़ी बात यह है कि उसके 1 हफ्ते के अंदर जो उम्मीद आ रही है कि सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी सभी पक्षों में जनता, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भी जो हैं, बसपा के उनके लिए भी है, उनके भी जितना कठिन है जो है, तो हमको ये पता लगेगा कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका क्या होगा। अर्थात ये जो स्थिति हम आज की तारीख में, आज 8 तारीख को कर रहे हैं, ये हम 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर जब देखेंगे तब स्थिति एकदम से बदली नजर आएगी। क्योंकि तब तक हमारे सामने पहुंच 3 चीज़ें, धान को लेकर केंद्र का क्या रवैया बनता है, केंद्र और भाजपा का केंद्र क्या बनता है। फिर दूसरी बात, जो एक और बड़ी बात जो बोलना भूलिए, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि केंद्र के कर्मचारियों ने भी घोषणा की है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम देगा हम उसी को वोट करेंगे। वो बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कर्मचारी बड़े आंदोलन कर रहे हैं। इन कर्मचारी आंदोलनों की क्या भूमिका होती है? मेरा ख्याल है यहाँ कर्मचारियों के परिवार जो हैं उसको मिला लें
तो शायद 10 लाख से ज़्यादा उनके ज़्यादा हो वोट जाएगा। होंगे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस ये प्रकार इनका क्या निर्णय होता है, इन निर्णयों पर भी दो चीज, किसान जो यहाँ पे किसान है जो धान बेच रहे हैं, हाँ। उनका नंबर भूला, उनके धान के बड़ा निर्णय होना है। 24 से 26 लाख के बीच बेचने वाले लोग हैं। तो उनके भी निर्णय पड़ेगा। और अभी आपने बता दिया 2.5 लाख कर्मचारी, तो 10 लाख वो हो गए। तो इन पे बड़ा निर्णय है। जब हमारे वोटर जो हैं 1,90,000 हैं, 1,90,000 वोटर, 1,90,00,000। 1,90,000। तीसरा एक जो फैक्टर जिस पे हमको ध्यान करें, मत भूलिए कि जो नया वोटर आ रहा है, और भाजपा ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि इन नौकरियों के लिए परेशानी हो रही है। कांग्रेस कह रही कि हमारे तो भाई सब ठीक ठाक हो रहा है। इस मुद्दे को भी भाजपा ठीक से हैंडल करने में सफल नहीं हो पाई। नहीं, मुझको लग रहा है केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी लोवेस्ट है। केंद्र के आंकड़े कहते हैं, मैं इसको सच है या नहीं है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आंकड़े की बात कह रहा हूँ। हाँ, एक दूसरा, पूरे देश में ये हल्ला है कि मोदी सरकार के आने के बाद पूरे देश में रोजगार गिर गया, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। ये पूरे देश में एक धारणा चल रही है। तो एक वो धारणा चल रही है, दूसरा मोदी सरकार के दिए आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी लोवेस्ट है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा यहाँ रहेगा? मैंने ये सवाल एक बड़े कार्यक्रम में जिसमें मैं मुख्य अतिथि था, वहाँ एक बड़े छत्तीसगढ़ के सबसे जाने माने अर्थशास्त्री से मैंने ये सवाल किया था। मैंने सवाल किया था क्योंकि मेरे लिए भी जो मैं अध्ययन करता हूँ और ज़्यादा काफ़ी लेक्चर दे, तो उन्होंने बड़ा उत्तर दिया कि त्रिवेदी जी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। मैंने सवाल किया कि गरीबी 39% और बेरोजगारी 0.1%, 0.4% कैसे? तो उनका कारण ये है कि गरीबी के जो 7 पैमाने हैं, बिल्कुल उन 7 पैमानों में तो गरीबी है, पर यहाँ पे जो धान के कारण और जो गोबर के कारण या छोटे छोटे ग्राम उद्योग आ रहे हैं, उन कारण लोगों को रोजगार मिलता जा रहा है, जो उनको अपने लेवल पर जीवन जीने नहीं है, रोजगार है। तो बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए बोले ये जो आपको विरोधाभास दिख रहा है, इस विरोधाभास कैसे जानिए कि गरीबी के लिए जो $2 प्रतिदिन, $2 प्रतिदिन के अलावा बाकी आंकड़े हैं। कि छत पक्की है कि नहीं है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, कोई बूढ़ा तो नहीं बगैर 7 पैमाने, उन पैमानों पर तो गरीबी है। पर ये जो रोजगार मिल रहा है, ये जो धान का खेल, गोबर का खेल हो रहा है, इस कारण ये है। बोले इसमें कोई गलती नहीं है, पर यह भी एक सच्चाई है। चलिए सुशील भाई, हम लोग चुनाव थोड़ा करीब आ जाए, कुछ पार्टियों की लिस्ट आ जाए, कुछ इनके घोषणा पत्र आ जाएं, उसके बाद में फिर हम बैठते हैं। आज तो चुनाव से हम 2 महीने करीब दूर हैं, अभी सभी चीज़ें आना बाकी हैं। अगर हम इन 21 सीटों को छोड़ दें तो सारे के सारे नाम आने बाकी हैं। यहाँ भी कांग्रेस काम कहाँ है ना? एक के 90 नाम आने बाकी हैं, एक के 70 नाम आने बाकी हैं। तो 160 नाम सामने आएंगे तो तस्वीर बदलेगी। इससे भी तस्वीर बदलेगी कि आम आदमी पार्टी ने अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ हमला रोक के रखा है पिछले 20 दिन से। शायद वो इंडिया गठबंधन के तहत ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे पे हमला कम करें, तो इन्होंने कम हमले किए हैं। देखना है आगे क्या होता है इसका। तो हम एक आध 1.5 महीने के बाद में हम फिर बैठेंगे, जब सारे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, उस वक्त आपसे फिर समझेंगे कि क्या ज़मीनी हालत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया बातचीत करने का। आपने डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के साथ ये बातचीत सुनी। ये बातचीत जो है बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं लोगों के पास आज खाने को रहे ना रहे, उनके पास वोट पर चर्चा करने की दिलचस्पी बहुत है, चुनाव पे चर्चा की दिलचस्पी बहुत है। तो हम देखते हैं कि माहौल किस तरफ जाता है। जो उन्होंने कहा है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने, जो उनका आज के तारीख में जो अंदाज है, आज जो उनका संख्या का जो अंदाज है, जरूरी नहीं है कि पूरा सही रहे, लेकिन जो है उनका अंदाज वो ये है, उनको कांग्रेस को 50 सीटें मिलती दिख रही है, भाजपा को 30 सीटें मिलती दिख रही है, और 10 सीटें अभी वो बाकी लोगों की गिन रहे हैं, जिसमें से हो सकता है इन दोनों में भी बढ़ जाए, हो सकता है बीजेपी में कुछ सीटें मिल जाए, उस 10 में से ये आगे बढ़ जाएं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक पार्टी इन दोनों में से, बड़ी पार्टियों में से एक की 1 सीट बढ़ती है तो दूसरे की 1 सीट घटती है और फासला 2 का हो जाता है। देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है मामला। हम एक बार फिर चुनाव के पहले डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के साथ बैठेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं
तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोटिफिकेशन की बटन दबाइए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। इसको लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी कीजिए कि हमारी कौन सी बातें सही गलत अच्छी बुरी लगी हैं, आप लिखिए उसको। अगर आपको लगता है ये अच्छा है, सुनने लायक है, अपने दोस्तों को इसका लिंक आगे बढ़ाइए। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट किसी चीज़ पे भरोसा रखते हैं, आपको शौक़ है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बातें आपको कैंसर की तरफ ले जाती हैं और कैंसर से केवल एक मरीज नहीं मरता, पूरा परिवार मर जाता है। मेरी बात कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन जिनको इन चीज़ों का शौक़ है उनके लिए एक दोस्ताना सलाह है कि इसको छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।